हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा फ्रॉम कॉमर्स क्वेस्ट और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 5। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट अभी तक हमने 4 पार्ट्स वीडियो बना मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 4 पार्ट्स बना चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन, जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। अभी तक जो है वो मैं आपको 2 डिसीजन सिखा चुका हूं। सबसे पहले क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और उसके बाद डिविडेंड डिसीजन। ये 2 डिसीजन हम कर चुके हैं। अब हम अगला आज डिसीजन जो करने जा रहे हैं, मतलब आज जो सीखेंगे वो होगा हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में सबसे पहला फैक्टर, पहली बात तो फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है। फाइनेंसिंग डिसीजन का बेसिकली मतलब है कि हमें 2 तरह से पैसे आ सकते हैं, मतलब फंड्स हमारे 2 तरीके से रेज हो सकते हैं, डेब्ट के थ्रू और इक्विटी के थ्रू। तो हमें पैसा डेब्ट के थ्रू यूज करना है या इक्विटी के थ्रू यूज करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। डेब्ट का मतलब है बोरोड कैपिटल, जो हम उधार लेकर लगाते हैं। इक्विटी का मतलब है जो सेल्फ मतलब अपने पास से लगाई जाती है, ओनर की खुद की कैपिटल। तो बात आती है कि डेब्ट का ज्यादा यूज करना है हमें या इक्विटी का ज्यादा यूज करना है, वो हम बात करेंगे। पहला फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर होता है आपका कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो सबसे पहला फैक्टर है। कॉस्ट का मतलब ये है कि कॉस्ट कितनी आएगी उस चीज के लिए, मतलब कि बाद में जैसे आप डेब्ट इशू करते हो तो डेब्ट पे जाते हैं इंटरेस्ट, और अगर आप यूज करते हो इक्विटी तो इक्विटी पे जाएगा डिविडेंड। तो कॉस्ट दोनों में लगेगी, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अमाउंट तो हमें पेड करना पड़ेगा, मतलब पेड तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे हम वो डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करें, क्योंकि डेब्ट जो है वो उधार है तो उसके ऊपर जाएगा इंटरेस्ट, और पेड अगर हम इक्विटी के ऊपर करते हैं, ये तो डेब्ट का है, और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में जो लगेगा वो जाएगा आपका डिविडेंड। जो इक्विटी होगा उसमें आपका क्या जाएगा, डिविडेंड। तो दोनों में कॉस्ट तो जाएगी जाएगी। तो आपको क्या करना है, जिसकी कॉस्ट कम हो, मतलब जिस फाइनेंशियल सोर्स की कॉस्ट कम होगी वो यूज करना है। कोई सा भी हो जिसकी कॉस्ट आपको मिनिमम आए, वो फैक्टर आप मतलब वो वाला सोर्स आपको ज्यादा यूज करना है। फैक्टर नंबर 1, यानी कॉस्ट जो है जिसकी मिनिमम हो वो यूज करना है। फैक्टर नंबर 2 पे आते हैं, रिस्क। रिस्क जो है वो फैक्टर नंबर 2 है। जो रिस्क है वो आपका फैक्टर नंबर 2 है। रिस्क का मतलब क्या है, किस कैपिटल किस सोर्स को यूज करने से ज्यादा रिस्क रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें आपको रिस्क मिनिमम मिले। रिस्क का मतलब क्या है कि भाई अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो हमें वो वाला सोर्स यूज करना है जिसमें हमारा रिस्क जो है वो क्या रहे, मिनिमम रहे, यानी कम से कम रिस्क रहे, वो वाला सोर्स हमें यूज करना है। तो सबसे पहले कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट मिनिमम रहे वो यूज करना है। रिस्क, जिसके अंदर रिस्क का अमाउंट मिनिमम रहे, वो वाला फैक्टर हमें यूज करना है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं। 2 फैक्टर हो गए, दोनों का आप स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फिर आई होप क्लिक कर लिया होगा। तीसरे फैक्टर पे आते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन के ही तीसरे फैक्टर पे आते हैं। फैक्टर नंबर 3 पे आते हैं। फैक्टर नंबर 3 होगा आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। फैक्टर नंबर 3 होगा आपका फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब है, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है जब हम कोई भी जो कैपिटल है वो रेस करने के लिए इशू करते हैं। इशू का मतलब क्या है, इशू का मतलब यह है कि कोई भी कैपिटल हम यूज करते हैं उसके लिए इशू करते वक्त कुछ एक्सपेंडिचर्स आते हैं। एक्सपेंडिचर्स मतलब क्या, जैसे अगर आप शेयर कैपिटल यूज करोगे तो शेयर कैपिटल के लिए आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इशूइंग एक्सपेंस होते हैं ये। इशूइंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, इशूइंग एक्सपेंस का मतलब है जो भी चीज हम इशू करेंगे, जो भी कॉस्ट, जो भी हम सोर्स यूज करेंगे, चाहे वो इक्विटी का हो चाहे वो डेब्ट का हो, उसके लिए जो इशू करते वक्त खर्चे आएंगे वो होगी आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो कैसी रहनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है मिनिमम, कि फ्लोटेशन कॉस्ट में ज्यादा खर्चे ना आए, उसके अंदर भी एक्सपेंसेस क्या रहे हमारे, कम रहे, यानी जो एक्सपेंसेस हैं उसे हमें कम से कम रखना है। ये होता है हमारा फैक्टर नंबर 3। अभी तक कॉस्ट, फिर रिस्क, फिर फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th आता है आपका, जो 4th है वो है लेवल ऑफ
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का लेवल का मतलब क्या है? आप होता क्या है, अब एक बात बताओ, बिजनेस है तो बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ यही खर्चे थोड़ी ना है, यही एक्सपेंसेस थोड़ी हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है हमारा डेब्ट पे या फिर डिविडेंड जा रहा है उस पे, इक्विटी पे, वही थोड़ी है, और भी तो खर्चे हैं बिजनेस के, अपने भी तो खर्चे हैं, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारे वाटर एक्सपेंसेस हैं, दुनिया भर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी पहले से ही फर्म के ऊपर कुछ ना कुछ बर्डन है, कुछ ना कुछ खर्चे पहले से ही हैं। मान लो फर्म के जो खर्चे हैं वो 10,000 है, ऑलरेडी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो अब अगर हम मान लो डेब्ट यूज करते हैं, क्योंकि डेब्ट के केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अगर हम डेब्ट यूज करते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि भाई अपना डेब्ट का भी खर्चा बन जाएगा। मतलब क्या, डेब्ट पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो भी एक तरह का एक्सपेंस है, और पहले से ही हमारे ऊपर कुछ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो अगर हमने डेब्ट और यूज करी, देखो मेरी बात समझना, अगर आपके ऊपर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, यानी आपके जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो पहले से कम है, तो आप डेब्ट का ज्यादा यूज कर सकते हो। दोबारा सुनना, अगर आपके फिक्स्ड खर्चे कम हैं तो आप डेब्ट का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, बियर कर लोगे, मतलब जो फाइनेंशियल, ये ना फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होते हैं, तो मतलब आप फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बियर कर लोगे। लेकिन अगर आपके ऊपर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही काफी ज्यादा है तो उस केस में आप डेब्ट यूज नहीं कर सकते ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपके जो पहले से ही फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो ज्यादा हैं, इस वजह से आप डेब्ट का यूज ज्यादा नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बताएगा कि आपको डेब्ट यूज करना है या नहीं करना। इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक करो। ठीक है, अब इसे रब करते हैं। लास्ट फैक्टर लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन का। 5 फैक्टर मैंने आपको सबके अंदर बताए। लास्ट फैक्टर लेते हैं फाइनेंसिंग का। लास्ट फैक्टर होगा आपका कंट्रोल कंसीडरेशन। कंट्रोल कंसीडरेशन, कंट्रोल कंसीडरेशन का मतलब क्या है? होता क्या है, दो ही सोर्स है हमारे पास। या तो हमारे पास जो सोर्स होता है वो होता है इक्विटी, या हमारे पास जो सोर्स होता है वो होता है डेब्ट। तो अगर इक्विटी को देखें तो इक्विटी एक तरीके से कंपनी के ओनर होते हैं। मतलब क्या, उनके पास कंट्रोल होता है, उनके पास एक कंट्रोल कंसिडरेशन होती है कि वो ना एक तरीके से डिसीजंस वगैरह में हिस्सेदारी करते हैं अपनी, मतलब पार्टिसिपेशन करते हैं। डेब्ट वालों के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। जो डेब्ट होते हैं उनके पास नो सच राइट, उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो फाइनेंशियल डिसीजंस में या मैनेजरियल डिसीजंस में फर्म के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे अगर आप, तो डेब्ट ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि डेब्ट में क्या होगा, आपका कोई रिस्क कोई आपका कंट्रोल नहीं है। मतलब कि बिजनेस के, देखो आप चाहे सोर्स इक्विटी लो चाहे आप सोर्स डेब्ट लो, आप ये देख रहे हो कि भाई मेरे ऊपर, मेरी फर्म है, मेरे ऊपर कंट्रोल किसका ज्यादा है, कंट्रोल इक्विटी वालों का ज्यादा या डेब्ट वालों का? तो इक्विटी वाले हैं शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर एक तरीके से कंपनी के मालिक ही होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। तो हर शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन का क्या होता है, पार्टिसिपेशन का राइट वगैरह होता है। जबकि डेब्ट वालों के पास, वो तो एक तरीके से क्रेडिटर है ना फर्म के, क्रेडिटर को कोई रोल थोड़ी है कि पार्टिसिपेशन में वो, मतलब कि एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में नहीं कर सकता। इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेब्ट ज्यादा बेटर है। डेब्ट क्यों बेटर है? क्योंकि डेब्ट के अंदर आपके पास कोई पार्टिसिपेट करने का ऐसा राइट नहीं है। और हम सोच किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहे, हम सोच रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के लिए क्या बेटर रहेगा कि वो अपने डिसीजन ज्यादातर खुद ले, किसी और को ज्यादा इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि डिसीजन जितने कम लोग लेंगे वो उतना सिक्योर डिसीजन होगा और उतना बेटर होगा। इस वजह से डेब्ट जो है कंट्रोल कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है। अब ये तो आपका फाइनेंसिंग था। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, इसे आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, मैं रफ कर देता हूं। अब आते हैं अगले उस पे, टॉपिक पे। ये हमारे तीनों डिसीजन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, जो 3 डिसीजंस थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। भाई साहब, ऐसा कोई बोर्ड का पेपर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आता हो।
आप अकाउंट्स के जो सिर्फ अकाउंट्स भी पढ़ाते हैं, अगर आप उनसे भी पूछ लोगे कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर आते हैं नहीं आते, तो वो भी आपको बता देंगे कि हर साल बोर्ड के पेपर में फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल या जो इसके बाद में आपको बताऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, दोनों में से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर जरूर आता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल होती क्या है? वर्किंग कैपिटल बेसिकली होती है डेली एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए मनी रिक्वायरमेंट, कि बिजनेस के बहुत सारे डेली एक्सपेंडिचर आते हैं, डेली एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी नीड को पूरा करने का जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है, मनी रिक्वायरमेंट है, वो वर्किंग कैपिटल पूरी करती है। ठीक है बात। वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है। वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, करंट एसेट्स। अभी मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। अब मेरी बात सुनना जरा आप, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब जरा मेरी बात सुनना, मैं यहां पर एक साइड में छोटी सी बैलेंस शीट टाइप क्रिएट करता हूं। ये एसेट साइड होती है ना, हर आपको पता होगा अकाउंट्स में आपने देखा होगा, जब भी तो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट एसेट यहां लिखे होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स भी यहां लिखे होते हैं, यहां पर करंट लायबिलिटीज लिखी होती हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जिसे आप ये कह सकते हो कि नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म के लिए। ये है क्या? पहली बात, एक होते हैं करंट एसेट जो शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, ये सारे शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं, मतलब कि जो मनी होती है वो यहीं से जनरेट होगी एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल के लिए। एक होती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी भी सेम, वो शॉर्ट टर्म के लिए लायबिलिटीज है, छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्रेडिटर्स वगैरह हो गए जिनकी हमें पेमेंट करनी है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अब मेरी बात सुनना, मैं कहता हूं मेरे पास 100 रुपीज है डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, तो मेरे पास 100 रुपीज है, ये मैंने बात समझ ली। लेकिन ये तो अभी पूरी बात नहीं है, ये कंप्लीट बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ ये देखा है कि मेरे पास कितना पैसा है। एक्चुअल में मुझे इसमें से अपने जो करंट लायबिलिटी है, ये मेरी करंट एसेट है 100 रुपए मान लो, मुझे अपनी करंट लायबिलिटी 50 रुपीज है, जो पहले मुझे अपनी करंट लायबिलिटीज भी तो खत्म करनी पड़ेंगी। दोबारा सुनो, करंट एसेट्स मतलब मेरे पास शॉर्ट टर्म में कितना पैसा है। मेरे पास शॉर्ट टर्म में पैसा है मान लो 100 रुपीज और मेरी शॉर्ट टर्म में लायबिलिटी है 50 रुपीज। तो एक्चुअल में लायबिलिटीज कंप्लीट करने के बाद जो मेरे पास अमाउंट बचेगी उसे ही तो मैं असली वर्किंग कैपिटल मान सकता हूं ना। तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल तो जब पता लगेगी जब मेरे करंट एसेट्स में से, मतलब जो शॉर्ट टर्म में मेरे पास पैसा है उसमें से मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हट जाएंगी, फिर जो अमाउंट बचेगा वो मेरे पास क्या होगा, एक्चुअल में नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रॉस वे में देखो, मतलब इनकम्प्लीट बात देखो, तो ये जो 100 रुपीज है तो ये पैसा अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, तो ये 100 रुपीज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। ग्रॉस इज नॉट द कंप्लीट टर्म, यानी ग्रॉस जो है वो कंप्लीट टर्म नहीं है। नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो कंप्लीट टर्म है, कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज जब हम घटा देते हैं तो वो नेट वर्किंग कैपिटल बनती है। तो एक होती है ग्रॉस, एक होती है नेट। तो नेट वर्किंग कैपिटल ही एक्चुअल में प्रॉपर वर्किंग कैपिटल है। ये तो मैंने आपको भी वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब बात करेंगे फैक्टर। फैक्टर का मतलब यह है कि कब वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए और कब वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, कब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और कब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नंबर 1, फैक्टर नंबर 1 होगा सबसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, ध्यान से सुनना, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। बिजनेस का नेचर, बिजनेस किस तरीके का है। 2 तरीके के बिजनेस होते हैं, हर कैटेगरी को अगर आप देखोगे तो 2 तरह के बिजनेस होते हैं। सबसे पहला जो बिजनेस की कैटेगरी होती है वो होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहली कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है आपकी ट्रेडिंग, या जिसे मैं कहूं सर्विस। आज ये टॉपिक आपको इस वीडियो के अंदर पूरा हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल तक आज आपको मैं सिखा दूंगा।
फैक्टर अफेक्टिंग, जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर पढ़ा है आपको वैसे ही पढ़ना, बुक के अकॉर्डिंग मत करना। बुक में चीजें है तो उनके हिसाब से भी ठीक, मगर वो हमारे अकॉर्डिंग ठीक नहीं बैठेंगी, सही है। तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग और सर्विस, दो तरीके के बिजनेस बताया मैंने आपको। मैन्युफैक्चरिंग वो होता है जिसके अंदर प्रोडक्शन वगैरह होते हैं, यानी प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा होते हैं ना जिस बिजनेस में, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है एक्चुअली। और ट्रेडिंग कौन सा होता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं होती, उसमें सर्विस का ज्यादा रोल होता है। सर्विस का मतलब क्या, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे ना सर्विस प्रोवाइडर है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज वगैरह, ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, आप खुद देखो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज्यादा कैपिटल चाहिएगी वर्किंग कैपिटल या कम चाहिएगी, यानी रिक्वायरमेंट मोर होगी या लेस होगी? ऑब्वियसली मोर होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें रॉ मटेरियल, डेली लेबर के एक्सपेंसेस वो ज्यादा आएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मोर होगी और ट्रेडिंग और सर्विस के अंदर कम होगी। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगी, उसके अंदर प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा होंगे, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ट्रेडिंग सर्विस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग सर्विस में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं कर रहे। तो पहला फैक्टर तो ये था, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 2 पे आते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस किस लेवल का है, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं वैसे ही प्रिपेयर करना, नोट्स में दे दूंगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन, दो तरीके का बिजनेस का स्केल होता है। एक होता है बिजनेस का लार्ज स्केल, मतलब जो बिजनेस बड़े लेवल पे है, जिसका लेवल ज्यादा है। एक होता है स्मॉल स्केल, आपने सुना भी होगा शायद। स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, एक होता है लार्ज स्केल। भैया जो बिजनेस लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब जिसके अंदर स्केल ज्यादा है, जिसके अंदर क्या नाम है, बड़े लेवल का बिजनेस है, तो बड़े लेवल के बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी तो क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा होगी। आप खुद सोचो, जो बिजनेस जितना ज्यादा बड़ा होगा उसके अंदर एक्सपेंडिचर भी तो उतने ही ज्यादा आएंगे, और जो बिजनेस जितना छोटा होगा उसके अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतना काम थोड़ा ही हो रहा, मतलब थोड़ी हो रहा होगा जितना लार्ज स्केल के अंदर होगा। तो लार्ज स्केल के अंदर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए और स्मॉल स्केल के अंदर वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन दूसरा फैक्टर था। नेक्स्ट मूव करते हैं, रब करता हूं मैं से। अगला फैक्टर आता है फैक्टर नंबर 3, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है? पहले तो मैं आपको बिजनेस साइकिल ही समझा दूं। बिजनेस साइकिल क्या होती है, देखो एक इससे समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये जो एक तरीके से ये मार्केट है, मतलब एक तरीके से ये इकोनॉमी है। आप इसको समझो किसी देश की अर्थव्यवस्था है, ये वहां की इकोनॉमी है। जब बिजनेस अच्छे चल रहे होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो इन्फ्लेशन, बुक्स में देखोगे तो लिखा होता है बूम पीरियड। बूम पीरियड मतलब क्या? जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। एक होता है डिफ्लेशन, या बुक्स में देखोगे तो आप लिखा होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या? मार्केट डाउन चल रहा है। अब मेरी बात सुनना, जब मार्केट ज्यादा बूम पे है, मतलब मार्केट में ज्यादा खर्चा हो रहा है, मार्केट में ज्यादा रिक्वायरमेंट भी होगी, फिर तो मतलब क्या, अगर मान लो आप कोई ए प्रोडक्ट बनाते हो और बूम पीरियड चल रहा है, मतलब आपका प्रोडक्ट खूब बिक रहा है, मार्केट में खूब पैसा है, तो उस समय आपको वर्किंग कैपिटल भी तो ज्यादा चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि आप उस समय प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो ना। वर्किंग कैपिटल ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि आप इन्फ्लेशन के टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि मार्केट की डिमांड ज्यादा है। और जब पीरियड होगा डिफ्लेशन का या डिप्रेशन का, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कम? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह नहीं हो रहा। तो जब इन्फ्लेशन है या बूम पीरियड है, मार्केट एक अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा, और जब डिफ्लेशन या डिप्रेशन पे है तो मार्केट में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? थोड़ी कम होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ फैक्टर पे आते हैं।
2-3 फैक्टर और हैं इसके अंदर अभी। चार 5-5 फैक्टर आप सबके याद रखो। फोर्थ आते हैं क्रेडिट अलाउड, और फिफ्थ आते हैं क्रेडिट अवेल्ड। ये दोनों आपको साथ में समझने हैं। क्रेडिट अवेल्ड, ठीक है। क्रेडिट अलाउड क्या होता है? अगर आपको क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, मतलब क्या, अगर आपको कहीं से पैसे उधार, आप मतलब देखो सुनो, क्रेडिट अलाउड का मतलब है आप किसी को पैसे उधार देते हो क्या? जैसे आप खुद एक बिजनेस चला रहे हो और आप किसी को पैसे उधार देते हो, तो आपको उस टाइम पर अगर आप किसी को उधार दोगे, अलाउ करोगे, तो आपको अपने पास भी तो पैसे क्या रखने पड़ेंगे? ज्यादा रखने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ही रहे हो, लेकिन उस बंदे की रिक्वायरमेंट भी तो, उस पर्टिकुलर फॉर्म की रिक्वायरमेंट भी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी ना। तो अगर आप किसी को क्रेडिट अलाउ करते हो, मतलब किसी को पैसे उधार देते हो, तो आपको अपने पास भी वर्किंग कैपिटल क्या रखनी पड़ेगी? ज्यादा रखनी पड़ेगी। दूसरी साइड, अगर आप किसी को अलाउ नहीं करते, नॉट अलाउ करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? क्यों? कम रहेगी। क्यों? क्योंकि उस केस में आप किसी और की रिक्वायरमेंट पूरी थोड़ी कर रहे हो, आप तो केवल अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी कम। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड बिल्कुल अपोजिट है इसका। यहां पर तो आप अलाउ कर रहे थे, मतलब आप किसी को उधार दे रहे थे। यहां पर बात आती है, क्या आपको अवेलेबिलिटी है, मतलब क्या आपको उधार पे पैसे, क्रेडिट पे पैसे मिल जाते हैं? अगर सोचो, आपको जब क्रेडिट चाहिए, यानी जब आपको पैसे उधार चाहिए और आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने पास थोड़ा पैसा कम भी रखोगे, अगर मतलब अपने पास थोड़ा पैसा कम भी रखोगे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? आपका काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी, मुझे किसी और से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर नॉन अवेलेबिलिटी है, मतलब आपको पैसे नहीं मिलते उधार पे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करना है? आपको अपने पास हमेशा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे शॉर्टेज हो गई तो मेरे बिजनेस को दिक्कत होगी, मुझे उस टाइम पर अपने भरोसे ही रहना पड़ेगा, मुझे कोई और पैसे उधार पर बिल्कुल नहीं देने वाला। तो याद रखना, क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, मतलब अगर आपको पैसे उधार मिल जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप अपने पास वर्किंग कैपिटल कम भी रखोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर नॉन अवेलेबिलिटी हुई, आपके पास पैसे कोई आपको उधार नहीं देता, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर भंडारा कहीं से मिल जाएगा तो ही तो आप अपने पास स्टॉक कम करके रख के चल सकते हो। जब आपको पता है कि मुझे भंडारा नहीं मिलेगा, तो मुझे अपने घर में ही राशन बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट फैक्टर पे आते हैं। स्क्रीनशॉट आई थिंक क्लिक कर लो आप। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल, इसलिए एक ही वीडियो के अंदर मैंने 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं, आप ध्यान से कर लेना इसे प्लीज। 6th, प्रोडक्शन साइकिल। अकाउंटेंसी की 3rd बुक में भी आएगा प्रोडक्शन साइकिल वैसे तो, लेकिन प्रोडक्शन साइकिल यहां पर समझना है। मैंने एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया, मतलब मैंने किसी को सोल्ड कर दिया, वो प्रोडक्ट बेच दिया, और वो बेचा उधार पे। मतलब क्या? मैंने कहा कि भाई पैसे बाद में दे दियो, कोई बात नहीं। जब से प्रोडक्शन हुआ, मतलब रॉ मटेरियल आया होगा, रॉ मटेरियल फिर कन्वर्ट किया गया होगा, जब से रॉ मटेरियल का कन्वर्जन शुरू हुआ, तो मैंने फिर देखो शुरू से सुनो, रॉ मटेरियल से मैंने कुछ बनाया, उसे मैंने बेच दिया, वो बंदा मेरा डेटर बन गया, मतलब वो पर्सन मेरा डेटर बन गया। अब वो जब तक पैसे नहीं देता, तब तक प्रोडक्शन साइकिल चलती रहेगी। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से लेके जब तक डेटर पैसे रिटर्न करता है। डेटर पैसे रिटर्न करने का मतलब क्या? जब तक डेटर हमारे पैसे रिटर्न करता है, तब तक का जो पीरियड होगा वो होगा प्रोडक्शन साइकिल। मतलब रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल का कन्वर्जन होने से लेके जब तक हमने डेटर से पैसे नहीं रिसीव कर लिए, तब तक का पीरियड चलेगा आपका प्रोडक्शन साइकिल।
अगर प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग है, मतलब प्रोडक्शन साइकिल डेटर पैसे देने में देरी कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक अपने पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों? आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर डेटर ने पैसे जल्दी दे दिए, मतलब जो प्रोडक्शन साइकिल है वो शॉर्ट है, तो आप वर्किंग कैपिटल कम भी रख के चल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब वो पैसे जल्दी दे देगा, जब वो पैसे जल्दी रिटर्न कर देगा, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस में आपको अपने पास ज्यादा पैसे मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक का था वर्किंग कैपिटल के जो फैक्टर्स थे, फाइनेंसिंग डिसीजन। 2 टॉपिक कवर कर दिए, अब आपके 3-4 टॉपिक रह रहे हैं, बस 1-2 वीडियोस और लगेंगी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पूरा चैप्टर तैयार करो, जहां भी दिक्कत आती है मुझसे पूछ लो, चाहे कमेंट में पूछो, चाहे व्हाट्सएप में। वीडियो कैसी लगी मेरे को बताओ, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।